हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारा गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड सीरीज चल रही थी, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम और कुछ योजनाएं देखने वाले हैं और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखने वाले हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये योजना बेसिकली बुजुर्ग लोगों के लिए है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में है PMVVY, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब से हुई। इस योजना की शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 को, और एक तरीके की पेंशन स्कीम है, पेंशन या इन्वेस्टमेंट स्कीम बोल सकते हैं, जो क्या है 60 वर्ष या उससे अधिक वाले व्यक्तियों के लिए है। जिनकी एज 60 वर्ष हो गई या 60 वर्ष से ज़्यादा है, उनके लिए ये योजना है। तो इसमें इसका एम क्या है। इसका एम है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। जैसे क्या है, वृद्ध व्यक्तियों के किसी के पास हो सकता है कि अ, जैसे 60 साल के बाद किसी का काम करने का, वैसे ही क्या होता है, वृद्ध हो जाता है तो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते कोई भी। तो इस वजह से उनको क्या चाहिए, उस टाइम पे उनको पेंशन या किसी तरीके इस तरह की आर्थिक सहायता मिल जाए, तो वो अब आगे का जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये योजना शुरुआत की गई है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो एजेंसी है वो कौन सी है, LIC। ये पूरी जो योजना है ये सारी की सारी LIC संभालती है। मतलब LIC के अंदर इसमें एक तरीके से क्या होगा, पेंशन स्कीम LIC ही प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें है क्या कि LIC में अगर आप जाएंगे और अगर आपको ये इस योजना का लाभ लेना है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से LIC में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आप पेंशन के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। अच्छा, ये जो स्कीम है ये GST या टैक्स फ्री है, ठीक है। टैक्स फ्री स्कीम है, GST से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, ठीक है, उससे टैक्स फ्री है। इसमें कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, इसमें जो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, लास्ट ईयर के जो अभी जो चल रहा है 2021 में SBI PO के मेंस एग्जाम में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का पॉलिसी टर्म पूछा था, ठीक है। कितने साल का पॉलिसी टर्म है, तो कितने साल का है इसका पॉलिसी टर्म, 10 साल का है। मतलब 10 साल के लिए आपको निवेश करना है, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन कब मिलेगी, जब 60 साल या उससे अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसमें पेंशन किस तरीके से मिलती है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है। तो इसमें पेंशन दो तरीके से मिलती है, एक तो मंथली, एक क्वार्टरली, एक हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब मंथली, मंथली यानी कि एक पर मंथ मिलेगी, या क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के गैप में मिलेगी, या हाफ ईयरली 6-6 महीने के गैप में, या ईयरली 1 साल के गैप में। तो इसमें जो मिनिमम मंथली कैप जो पेंशन मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, 1000 रुपये पर मंथ। फिर इसी को अगर क्वार्टरली बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 पर मंथ। हाफ ईयरली बनाना चाहेंगे तो 6000 पर मंथ। ईयरली बनाना चाहेंगे तो 12000 पर मंथ। ये तो मिनिमम हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम कितना ले सकते हैं इसमें, 9250 रुपये पर मंथ, ठीक है। फिर इसी को अगर क्वार्टरली बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ईयरली बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ईयरली यानी कि वार्षिक बनाना है तो किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ईयरली इसमें लगभग 1,11,000 पर ईयर की आप पेंशन ले सकते हैं ईयरली फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, मतलब मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट स्कीम है, मतलब इसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा तब आपको पेंशन मिलेगी, कुछ इस तरीके की। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 15 लाख पर सीनियर सिटीजन। मतलब एक पर्सन जो सीनियर सिटीजन है वो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख रुपए इसमें जमा करा सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिलेगी। अच्छा, अगर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये सारा पैसा मिलेगा। और अगर जैसे 15 लाख किसी ने जमा करवा दिया और उसको बीच में ज़रूरत पड़ गई, तो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है, हाँ उस चीज़ के लिए भी है। उसमें क्या हो सकता है कि बीच में अगर आप पॉलिसी ब्रेक करते हैं तो आपको पॉलिसी का 98% पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसे सर्कमस्टांसेज हो जाते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हैं, तो 98% आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो यह है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो एग्जाम में जितने सारे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से इनको समझते हुए चलिए। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दे भी दिया कि SBI एग्जाम में आए, ऐसे ही कभी ग्रुप C के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली स्कीम।
अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या PMMSY, ठीक है। यह है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अच्छा, अब इसमें जैसा कि नाम से क्लियर है, मत्स्य संपदा, मत्स्य मतलब मछली पालन से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ मत्स्य पालन से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, मतलब फिशरी सेक्टर से रिलेटेड इसमें चीज़ें। अच्छा, इस ये योजना नई योजना है, अभी ये 2020 में ही शुरू की गई है। तो इसका स्टार्ट कब किया गया था? 10 सितंबर 2020 को ही शुरुआत की गई थी। अब इस ये योजना नई योजना है, तो इसलिए इसकी क्या है कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट भी एक डिसाइड की गई है, कितनी? 20,050 करोड़। गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉस्ट 20,050 करोड़ रुपए का इसमें सैंक्शन कर रखा है। और ये योजना चलने वाली है 5 सालों के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक। इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर ऐसे ही एक एग्जाम में टाइम पीरियड पूछा गया था, ठीक है, जैसे फाइनेंस कमीशन होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए है वो, इस तरीके से पूछा गया था। और एक योजना के बारे में भी टाइम पीरियड पूछा गया था, अभी जो योजना चल रही है अभी के लिए कितने सालों के लिए लागू की गई है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस जिस योजना में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने वही इंक्लूड करनी है, अननेसेसरी चीज़ें मैंने हटा दी हैं, ठीक है। अब इसका एम क्या है? एम जैसा कि नाम से क्लियर है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास, मतलब मछली पालन को बढ़ावा देना। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि हमारा जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। हमारे पास 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, कितनी? 7,516, अगर एग्जैक्ट बोलो तो 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस कोस्ट लाइन में क्या होंगे? फिशरीज के हम क्या कर सकते हैं, ये कोस्ट लाइन है, इसमें क्या कर सकते हैं, फिशरीज का या जो भी मरीन स्पीसीज है उनका प्रोडक्शन और उनका व्यापार करना क्या है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, जो इससे रिलेटेड किसान है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ है। अब इसमें जो भी मछली पालन से जुड़े किसान हैं उनको क्या करना है, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का इसका गोल है। तो इसके लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वो सेल भी करेंगे और कुछ अर्निंग भी करेंगे, और किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य है, जो मत्स्य पालन से क्षेत्र क्षेत्र से रिलेटेड किसान है। अब ये जो स्कीम है, ये जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दो तरीके से चलती है स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये भी दो घटकों में है, एक तो सेंट्रल सेक्टर फॉर्म में है और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मतलब दोनों दोनों वे में चल रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें है क्या, जैसा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा का सारा पैसा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। सेंट्रल सेक्टर, इसका जो पार्ट सेंट्रल सेक्टर वाला है उसमें क्या होगा, उसमें तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो लगाएगी। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें कुछ परसेंटेज होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो इसका पार्ट है, उसके लिए जो वित्त पोषण किया जाएगा, जो फाइनेंस दिया जाएगा, वो हिमालयी राज्यों के लिए अलग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, हिमालयी राज्यों के लिए 90% कौन देगा, सेंटर, और 10% कौन देगा, स्टेट। 90 और 10 का रेशियो है हिमालयी राज्यों के लिए। और जो अन्य राज्य हैं, अदर अदर स्टेट्स, हिमालय को छोड़ के जो अदर स्टेट्स हैं उनमें क्या है, उनमें 60 और 40 का रेशियो है, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी। तो इस तरीके से ये कौन सी योजना हो गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। तो हमारी अगली योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, या इसी को शॉर्ट में बोला जाता है RGM। इसकी शुरुआत करी गई थी दिसंबर 2014 में, ठीक है, जब क्या हुई थी, मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम बनी थी, यानी कि 2014 में हुए थे ना, ठीक है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट अभी की जो चल रही है, ठीक है, तो उसी टाइम पे, तो याद करने के लिए एक थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इस तरीके से। एक्चुअल में इसका जो अनाउंसमेंट करी थी ये जुलाई में कर दी थी, जो उस टाइम के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने करी थी इसका अनाउंसमेंट। लेकिन फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन 2014 में हुआ। फिर अब इसमें उस टाइम पे जो इसमें फंडिंग की गई थी, उस टाइम पे इसमें 2025 करोड़ का फंडिंग का लक्ष्य रखा था। बट अब ये बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है और इसको दोबारा से कंटिन्यूएशन में लाया गया है 2014 से। अभी सेकेंड थर्ड टाइम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अभी के लिए जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें,
मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि जो क्या है मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी अभी इसमें रिसेंटली अपडेशन हुआ है तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसमें अभी गवर्नमेंट ने 2020-21 से 2025-26 के लिए यानी कि अगले 5 सालों के लिए इसमें 54,618 करोड़, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है, 54,618 करोड़ का जो फंडिंग देने का अनाउंसमेंट कर रखा है। अच्छा, अब इसमें है क्या, जैसा कि क्या लिखा है, गोकुल मिशन। गोकुल मिशन मतलब मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी, ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें ही हैं इसमें। तो इसका एम क्या है, जो स्वदेशी मवेशी नस्लें होती हैं, स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस, जो भारत में ही क्या है मवेशी हैं। मवेशी यानी कि मवेशी को बोला जाता है बोवाइन, बोला जाता है बोवाइन इस रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि बोवाइन मतलब जो गाय से रिलेटेड पशु होते हैं, जैसे गाय भैंस ये सब हो गए जो दूध देते हैं, इस तरीके से दुग्ध उत्पादन का इसमें प्राइम गोल रखा गया है। तो स्वदेशी मवेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना और नए नए सेमिनेशन टेक्निक यानी कि उनका आर्टिफिशियल सेमिनेशन करना, मतलब नए नई नस्लों को विकसित करना, इस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो इसमें और चीज़ क्या है, नस्ल सुधार कार्यक्रम भी रखा गया है इसमें। अच्छा, जो स्वदेशी मवेशी नस्लें इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ स्पेसिफिक के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे गायों की स्वदेशी नस्ल कुछ गिर, इनमें स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये नस्लें किससे रिलेटेड हैं। गिर हो गई, साहिवाल हो गई, राठी हो गई, देओनी, देओनी नस्ल हो गई, ऐसे ही रेड सिंधी, रेड सिंधी गाय, ठीक है, रेड सिंधी गाय की, और थार पकर, ये नाम आपको थोड़ा सा ज़्यादा है बट याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनका स्पेसिफिकली मेंशन करा है गवर्नमेंट ने अपने जो अनाउंसमेंट की थी। कौन कौन सी हैं, गिर, साहिवाल, राठी, देओनी, रेड सिंधी, थारपकर, जो ये सारी गायें हैं, इनका क्या, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब इनसे जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी दुग्ध उत्पादन होगा उसको बढ़ावा देना, मतलब इंडिजिनियस गायों को बढ़ावा देना, स्वदेशी नस्लों को। जैसे विदेशी नस्लें भी होती हैं कुछ, जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय बोलते हैं, तो वो क्या है, विदेशी नस्ल है। तो ये जो ये देसी नस्लें हैं, इनको क्या देना है, बढ़ावा देना, इसका गोल है। और दुग्ध उत्पादन में जैसे कि इंडिया क्या है काफ़ी आगे है, लीड कर रहा है, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिससे क्या हो, जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड किसान हैं उनकी क्या हो, आय बढ़े, और उनकी इनकम जो स्टेट है या उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है गोपाल रत्ना अवार्ड, मतलब लोगों को थोड़ा सा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसलिए क्या करें, अवार्ड का भी इसमें घोषणा की है। तो गोपाल रत्न अवार्ड में जो किसान, जो फार्मर गायों का अच्छे से देख रेख करेगा या जिसकी मतलब अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाए रखेगा, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिए जाएंगे, जो कि है गोपाल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, गोपाल रत्न अवार्ड कौन से योजना से रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान से इसको समझते हुए चलना। दूसरे अवार्ड दिए जाएंगे कामधेनु अवार्ड, कामधेनु अवार्ड दिए जाएंगे जैसे गौशालाएं होती हैं, ठीक है, गौशालाएं या ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पतंजलि, पतंजलि की एक ट्रस्ट है, तो उसको इस तरीके से जो ट्रस्ट अच्छा काम करेगा इस इन चीज़ों में, स्वदेशी नस्लों को विकास और संरक्षण में, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, कौन सा, कामधेनु अवार्ड। फिर इसमें एक थर्ड चीज़ है, गोकुल ग्राम बनाए जाएंगे। गोकुल ग्राम मतलब गोकुल एक तरीके से गांव या एक विलेज, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन गांव ही जरूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन लिया जाएगा जहाँ क्या किए जाएंगे, मवेशी विकास केंद्र बनाए जाएंगे, और वहाँ वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। वैज्ञानिक तरीकों से जैसे कि मतलब आर्टिफिशियल सेमिनेशन, जैसे मैंने बताया ना, ठीक है, आर्टिफिशियल सेमिनेशन, या जो हमारे पास वैज्ञानिक जो हमारे पास क्या है इक्विपमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका है। फिर इसमें जो किसान इससे रिलेटेड हैं उनके लिए एक बाजार का भी इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया है, ई पशु हाट, जहाँ जाकर ई पशु हाट या नकुल नकुल बाजार केंद्र, इस तरीके से कुछ नाम है। तो ई पशु हाट में क्या होगा, ई ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इसको ऑनलाइन भी आप जो भी पशु हैं, जैसे किसी की गाय अच्छी है, अच्छा दूध देती है, और उसी से रिलेटेड कोई सांड है, ठीक है, जिसके क्या है ब्रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो इसको यहाँ लाके उनको बेचा और ख़रीदा जा सकता है, किसमें, ई पशु हाट में। ऑनलाइन भी इसके लिए चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इनिशिएटिव है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इसी के साथ साथ दो प्रोग्राम और चल रहे हैं इससे रिलेटेड, तो इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको स्टाक मार्क करके रखा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, बोवाइन मतलब जैसे मैंने बताया गाय से रिलेटेड जो भी पशु होते हैं, गाय
भैंस, ठीक है, या दूध देने वाले और भी बोल सकते हो, उन्हीं की नस्लों से रिलेटेड इन सबको क्या बोला जाता है, बोवाइन या कैटल बोला जाता है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, NPBB, ठीक है, ये भी एक इनिशिएटिव इसके साथ साथ चल रहा है। और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, NMBP, ये भी एक प्रोग्राम इसके साथ साथ में चल रहा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है। ऐसे ही हम और भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको करते जाएंगे। देखिए, इन जो स्कीम है इनको आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके माइंड में अच्छे से बैठेंगे और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, जैसे लाइन पे लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हैं, तो इनके लिए आपको बार बार इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड टर्म्स हो सकते थे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढ के मैंने सब एक जगह मेंशन कर दिए हैं, बस आपको इनको नोट्स बना के आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।